पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई नाम गुजरे हैं जो अपनी दौलत और असर और रसूख की वजह से अफसानवी हैसियत कर गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे पाकिस्तान का सबसे पुरस्कार अमीर आदमी कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मशहूर है कि अगर वो चाहते तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेठ आबद हुसैन की, वो जिसने सोने की तजारत से लेकर रियल एस्टेट तक अपनी सल्तनत कायम की, लेकिन हमेशा मीडिया की नज़रों से वो दूर रहे। आज के वीडियो में हम सेठ आबद की ज़िंदगी के उन पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। सेठ आबद 1930 की दहाई में पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुए। उनके वालिद कराची में चमड़े के ताजर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। सेठ आबद ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बहुत छोटे पैमाने पर किया, लेकिन उनकी जहानत और कारोबारी समझबूझ गैर मामूली थी। 1950 और 60 की दहाई में जब पाकिस्तान की मैशियत तश्कील पा रही थी, सेठ आबद ने सोने की तिजारत में कदम रखा। यही वो वक्त था जब उनकी कामयाबी के किस्से ज़ुबान ज़दे आम होने लगे। सेठ आबद को गोल्ड किंग क्यों कहा जाता है? यूके के एक अखबार और आलमी मीडिया ने एक ज़माने में उनका नाम दुनिया के बड़े सोने के ताजरों की फहरिस्त में शामिल किया था, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान का गोल्ड किंग भी कहा जाता है। मशहूर है कि उनका नेटवर्क दुबई से लेकर लंदन तक फैला हुआ था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो समुद्री रास्तों और बैन अवी तिजारत के ऐसे माहिर थे कि बड़े बड़े अदारे उनकी महारत के कायल थे। हालांकि उन पर कई इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन उनकी कारोबारी सल्तनत कभी कमज़ोर नहीं हुई। जहां एक तरफ सेठ आबद को गोल्ड का स्मगलर कहा जाता था, तो दूसरी तरफ मशहूर तरीन वाक़या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान को एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए मखसूस आलात और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी और आलमी पाबंदियों की वजह से तमाम रास्ते बंद थे और अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी पावर बने, और अमेरिका ने फ्रांस को मना कर दिया था कि पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट कभी भी उनको किया जाए। तो ये सेठ आबद ही थे कि उन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया। एक ऐसा काम जो न सिर्फ बेमिसाल था बल्कि मुल्क की सलामती के लिए तारीखी अहमियत रखता था। सेठ आबद ने अपने बारे में ये भी मशहूर कर रखा था कि वो वही शख्स हैं जिन्होंने मरूफ जोहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कंटेनर में बंद करके पाकिस्तान स्मगल किया था, लेकिन शायद हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए तो जोहरी साइंसदान होने के नाते उन्हें यहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिस पर वो काम करें। लेकिन फिर जब भट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट को दरामद कर लिया तो तब वो दूसरी दफ़ा पोलैंड से यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर यहीं के होकर रह गए। दोस्तों, एशिया के अमीर तरीन ताजरों में शुमार होने वाले सेठ आबद ने एक बार जनरल ज़िया को ये ऑफर दी थी कि अगर पाकिस्तानी नोटों पर मेरी तस्वीर छाप दी जाए तो मैं अकेला ही पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। ये बात सुनकर लगता था कि जैसे मुबालगा है, मगर सेठ आबद की ज़िंदगी के किस्से ही कुछ ऐसे थे। ताकत, दौलत और रोब से भरपूर सेठ आबद 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन माने जाते हैं। एक तकरीब में खाने के दौरान उनकी शेरवानी पर कहते हैं कि सालन गिर गया, तो रवायत है कि उस वक्त उनके साथ सदर पाकिस्तान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया भी मौजूद थे। तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर रुमाल निकाला और सेठ आबद की शेरवानी से दाग साफ करने लगे। ये मंजर उनके असर रसूख की एक झलक समझा जाता है। सेठ आबद के बारे में एक और वाक़या भी दुबई का मशहूर है। कहा जाता है कि वो एक अरब शेख के साथ जुआ खेलते हुए बड़ी रकम हार गए, तो तब दुबई के शेख ने तंज किया कि अब तुम जैसे आदमी का दुबई में गुजारा। उस पर सेठ आबद ने खामोशी से होटल की बलाई मंजिल से शहर को देखते हुए कहा कि शेख, ये तो बताओ तुम्हारी ये पूरी दुबई कितने की है? यानी वो हार भी गए थे मगर रोब फिर भी कम ना हुआ। एक वाक़या और उनसे जुड़ा हुआ है कि जब भट्टो की हुकूमत थी तो भट्टो ने कहा था कि वो हुकूमत को माली तौर पर सपोर्ट करें, तो सेठ आबद ने इनकार कर दिया। तब भट्टो ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया था। इधर भट्टो ने उनकी बेटी को अगवा किया, दूसरी तरफ सेठ आबद ने इंग्लैंड के अंदर बेनज़ीर भट्टो को अगवा कर लिया था और फिर दोनों के दरमियान मुफाहमत हुई और दोनों ने एक दूसरे की बेटी को छोड़ दिया था। दोस्तों, सेठ आबद सिर्फ एक ताजर ही नहीं थे बल्कि उनका एक इंसानी हमदर्दी वाला पहलू भी बहुत मजबूत था।
उनका सबसे बड़ा कारनामा हमजा फाउंडेशन का क़याम था। अपने बेटे हमजा आबद जो कि समाज से मरहूम थे, उनकी निस्बत से उन्होंने लाहौर में गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक अजीम शान अदारा बनाया। आज ये अदारा हज़ारों बच्चों को मुफ्त तालीम और इलाज फराहम कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने शौकत खानम अस्पताल और दीगर फलाई मनसूबों में भी करोड़ों रुपए के एहतियात दिए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। सन 2006 में उनके बेटे को पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया और बाद में सन 2022 में उनकी बेटी के कत्ल ने ख़ानदान को मज़ीद बहस में ला खड़ा कर दिया। 8 जनवरी 2021 को वो 85 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी शख्सियत आज भी लोगों के ज़हनों में ज़िंदा है। सेठ आबद की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना मुतनाज़ा क्यों ना हो, उसके फलाही काम और मुल्क के लिए दी गई खिदमात उसे तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रखती है। पीके मैग ऑडियोज़ के सब्सक्राइबर्स के जहन में कोई ऐसा वाक़या हो जो हमने इस वीडियो में शेयर ना किया हो, तो उस दिलचस्प वाक़या को कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।